अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सिंध पाकिस्तान से हमें भेजी है मुनीब खान ने। ये उनका फ़र्ज़ी नाम है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी फैमिली की जो हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो नहीं चाहते कि उनका असली नाम बताया जाए। वो कहते हैं आप जब ये कहानी लोगों को सुनाएंगे तो यकीनन आप मेरे लिए भी वही नसीहत करेंगे जो लोगों के लिए भी वही नसीहत होगी कि अगर किसी के साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं बहुत छोटा था। हमारे घर में कई ऐसे वाक़यात हो चुके थे जो हमारे वालिदैन जानते थे, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम एक स्कूल टीचर थे जो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत से, शफ़क़त से, इस अंदाज़ में पाला था, यकीन मानिए कि मैं जितनी भी अपने बाप की तारीफ़ करूं कम है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, 3 साल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी तमाम ज़रूरियात का वो अभी भी ख्याल रखते हैं। बेइंतहा शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते हैं। कोई ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश नहीं जो हमने मुंह से निकाली हो और उन्होंने पूरी ना की हो। एक दिन मैं अपनी अम्मी के साथ हम बैठे थे। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में था और मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, आपकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हैं, सुन रखा है कि कई वाक़यात हुए हैं घर में, जादू, जिन्नात और इस तरह के वाक़यात। क्या कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी भी है जो इसको आप भुला ना सकी हों, आज भी आपको याद हो? तो अम्मी एक गहरा सांस लेके बोली, हाँ, एक वाक़या जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। हमारे घर पे जादू किया गया था, काला जादू, और उस जादू की वजह से जिन्नात आबाद हो गए थे। अम्मी कहती हैं मेरे 4 भाई थे, तुम्हारे वो मामू जो हैं। जो दूसरे नंबर का मामू था उसका नाम यहां पे फर्जी, उन्हीं की ख्वाहिश पे मिलता जुलता नाम है, मोहम्मद अली रखा गया। यानी रखा गया से मुराद मैंने रखा है, मोहम्मद अली उन्होंने जो कहा है। मोहम्मद अली शादी के बंधन में तो बंध गए थे, लेकिन बीवी उनकी ज़िंदगी में जो आई थी, दोनों के शायद मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते थे। इस वजह से उनके बीच में एक दूरी थी, तलखी थी और हर वक्त एक लड़ाई का सा माहौल था। वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे। अम्मी बता रही थी कि मेरे भाई लड़ने वाले नहीं थे, खामोश तबीयत के थे, अपने काम से काम रखने वाले, बहुत ही दिल के ज़बरदस्त इंसान थे, लेकिन शादी के बाद कुछ अजीब से हो गए थे। बीवी की हर वक्त की तल्ख कलामी, हर वक्त की लड़ाई, स्पेशली वो हर बात पे उनको ताना मारती थी और वो आगे से समझाते थे कि क्यों तुम हर बात पे ताना मारती हो, लेकिन वो अपनी बात से बाज ना आती। काफ़ी समझाने के बावजूद बीवी के आगे कई दफ़ा हाथ भी जोड़ लिए, हर तरह से उनको जब समझा के थक गए तो एक दिन इश्तियाल में आके बीवी से कहा, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो यकीनन इस अंदाज में बोले थे कि बीवी डर जाएगी और 3 इंसान तलाक़ें दे सकता है और मैंने एक दी है। यूं बीवी ने जब उस लफ्ज़ को सुना तो कुछ देर वहाँ पे मौजूद रही और उसके बाद वो अपने माँ बाप के घर चली गई। अब मामू परेशान भी थे कि उन्होंने ये काम नहीं करना था। वो कभी भी अपनी बीवी को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि वो कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। हर कोशिश नाकाम हो गई थी। तो मजबूरन उस दिन लड़ाई इतनी बड़ी कि गुस्से के अंदर आके जब वो हिम्मत हार चुके थे, मुसलसल तनाव का शिकार थे, तो आखिर उन्होंने एक वो लफ्ज़ बोल दिया। उनकी बीवी काफ़ी दिन अपने माँ बाप के घर में मौजूद रही, इस उम्मीद पे कि शौहर का गुस्सा ठंडा होगा और मुझे लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन मामू उनको लेने के लिए नहीं गए।
और जब काफ़ी अरसा वो अपने माँ बाप के घर रहीं और देखा शौहर नहीं आ रहा, तो वो खुद ही घर अपने वापस आ गईं अपने शौहर के पास। जब वो घर में दाखिल हुई तो शौहर भी हैरान हुए क्या कि ये खुद से वापस आ गई है, लेकिन बोले आगे से कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे अगर ये आई है तो अपनी आदत को, अपने ताने मारने की आदत को बदल के आई हो, मिजाज के अंदर थोड़ी सी नरमी लेके आई हो, हर वक्त लड़ने झगड़ने की आदत को छोड़ के आई हो। इसलिए वो खामोश रहे, देखता हूँ वापस तो आ गई है, क्या संभल के आई है, बदल के आई है, या क्या करके आई है। आज वो घर आ चुकी थी। आज की रात खामोशी से गुजरी। अगली ही रात मामू सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटे तो एकदम रात का कौन सा पहर था कि उनके मुंह से एक चीख सी निकली। घर के कुछ लोग जाग भी गए उस चीख से, लेकिन मामू आंखें बंद करके लेटे रहे कि मेरे मुंह से शायद चीख निकली है और मैं ख्वाब में डरा हूं तो घर वाले परेशान ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने भी खामोशी इख्तियार रखी। और बाकी लोग जो जागे थे उन्होंने देखे खामोशी है, शायद हम भी गहरी नींद में थे, पता नहीं क्यों जागे हैं, वो भी सो गए। और यहां से मामू के साथ इब्तिदा हो रही थी। सिर्फ उनकी बीवी के आने के 2 दिन तक हालात बेहतर थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसे फिर बिस्तर पे रात को जैसे ही लेटते तो वो एक ऐसे ख्वाब को देखते कि वो परेशान हो जाते, लेकिन कभी भी उस ख्वाब का किसी से जिक्र ना करते। और यह सिलसिला इस अंदाज में चला कि कुछ अरसे के बाद मामू अपने बिस्तर पे उसी तरह रात को लेटे थे। वही एक ख्वाब जो उनकी जान नहीं छोड़ रहा था, उनको मुसलसल डरा रहा था कि उस रात उन्होंने देखा उनका वजूद बेइंतहा झटके ले रहा है। वो अपनी चारपाई पे तो लेटे थे, लेकिन उनका वजूद झटके ले रहा था। उनके वजूद ने जब झटके लिए तो उनकी आंख खुल गई। उन्होंने खुद देखा कि अभी तक मेरा वजूद कांप रहा है और मेरा वजूद झटके ले रहा था। वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। और फिर 3-4 दिन के बाद फिर ऐसा सिलसिला निकलता कि वो रात को लेटे होते और उनका जिस्म झटके लेता। अभी तक उन्होंने इस बात का किसी को जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो इस बात से परेशान थे। जब सुबह उठते तो उनको वो मंजर याद होता कि रात मेरा वजूद फिर से झटके ले रहा था, मुझे तो कभी कोई बीमारी नहीं थी, मुझे तो कभी कोई मसला नहीं था, मेरा जिस्म झटके क्यों ले रहा है। उन्होंने एक रात ख्वाब देखा जो उनको याद भी रह गया कि एक लड़की जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था, उसकी आंखें बहुत ही काली स्याह थीं, उसके अंदर सफ़ेदी थी ही नहीं, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। और वो भयानक किस्म की लड़की जिसके बाल चेहरे के ऊपर भी गिरे हुए थे और पूरे वजूद के उसके ऊपर बाल ही बाल लहरा रहे थे। इतने घुंघरियाले उसके बड़े बड़े बाल थे कि वो चलती हुई मामू के पास आई और मामू के बालों में उंगलियां फेरने लगी। अली ख्वाब में देख रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक और भयानक लड़की उनके बालों में हाथ फेर रही है और उनको इस अंदाज में देख रही है जैसे उसकी मोहब्बत में प्यार भी हो, लेकिन उस प्यार के साथ साथ उसकी आंखों में एकदम से वो आंखें जो प्यार से ऐसी काली स्याह खौफनाक आंखें थीं, वो एक चुड़ैल, एक भयानक डाइन लगती थी, लेकिन आंखों में फिर भी ऐसा रवैया था, आंखों में इस अंदाज की वाबस्तगी थी, मोहब्बत थी, जैसे वो उनको प्यार से देख रही हो। लेकिन थोड़ी ही देर प्यार से देखने के बाद वो एकदम गुस्से से खड़ी हो जाती। अब देखने का जाविया ही बदल चुका होता, उसकी आंखों में खून सा उतरा होता। अब वही काली स्याह आंखें लाल हो जाती और गुस्से से मामू की तरफ देखती और उसके बाद मोहम्मद अली के गर्दन पे हाथ रख देती। जैसे ही उस भयानक लड़की ने जो अभी तक मोहब्बत से देख रही थी, उसकी आंखें अब लाल सुर्ख हो गई थीं, रवैया बदल चुका था, अब वो गुस्से से देख रही थी। अब वो उनका गला दबा रही थी और जैसे उनका गला दबाया गया उनका सांस बंद होना शुरू हो गया और जैसे उनका सांस बंद हुआ तो उनके वजूद ने झटके मारने शुरू कर दिए। अब उनका वजूद झटके मार रहा था कि झटके मारते मारते उनकी आंख खुल गई। जैसे ही उनकी आंख खुली वो देख के हैरान रह गए कि उनके गले को अभी भी इस अंदाज में महसूस हो रहा था। आंखें खुल चुकी थी, पूरा घर रात की खामोशी में सोया हुआ था, लेकिन वो अपने बिस्तर पे इस अंदाज में अभी तक
झटके मार रहे थे, उनका वजूद तड़प रहा था जैसे अभी भी उनको सांस ना आ रहा हो। आंखें खुल चुकी थी लेकिन अभी भी उनका सांस बंद हो रहा था और वजूद को झटके लग रहे थे। थोड़ी देर उनकी ऐसी कैफियत रही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गए। लेकिन अब ये झटकों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। आए दिन वो एक ख्वाब देखते और आए दिन इसी तरह उनको झटके लगते, लेकिन घर वाले जो चीज़ नोट कर रहे थे वो उनकी गिरती हुई सेहत थी। वो दिन ब दिन शदीद कमज़ोर होते जा रहे थे। अब जो भी उनको देखता और कहता, अली ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने कमज़ोर हो गए हो, हड्डियों का ढांचा बन गए हो। वो एक सेहतमंद नौजवान जिसकी उम्र 30-31 साल थी, वो हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। और एक दिन हमारी माँ कहानी सुनाते हुए बोली कि तुम्हारे नाना अबू यानी कि मेरे उस भाई अली के वालिद जो तुम्हारे नाना हैं, अली के बाप ने और अली के चचा ने आके अली को देखा तो दोनों बोले कि ये क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या हालत बना रखी है, सेहत देखी अपनी। क्योंकि अब वो बहुत कम बोलते थे, किसी से बात नहीं करते थे, ज़्यादा वक्त खामोश ही रहते थे। क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो दोनों, उनका बाप और चचा, बोला उठो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तुम्हारा चेकअप करवाएं, ये क्या हो गया है, हड्डियों का ढांचा बन गए हो, समझ से बाहर है हमारी, उठो। उसको ज़बरदस्ती तैयार किया और डॉक्टर के पास ले गए। उसके टेस्ट वगैरह कराए गए और जब टेस्ट कराए गए तो डॉक्टर ने बताया अली को एक मूजी बीमारी है जिसका नाम कैंसर है। और फौरी तौर पे चचा और वालिद ने कहा इसका ट्रीटमेंट कीजिए। उन्होंने कहा इसको पहली डोज लगानी होगी। तो जो भी एक इंजेक्शन की या जो भी डोज थी उस बीमारी की, उन्होंने उसको लगा दी। वो लोग अली को घर लेके आए, लेकिन जिस दिन वो घर लेके पहुंचे उसी शाम को अली के अंदर बाकायदा तौर पे हाजिरी हो गई। वो अपनी चारपाई पे लेटे हुए थे, लेटे लेटे वो उठ के बैठ गए और उठ के बैठ गए इस अंदाज में कि देखने वालों को लगा कि उसने सर झुकाया हुआ है, बैठने का अंदाज बहुत अजीब सा है। मां ने आवाज दी, अली, अली बेटा, क्या हुआ है? तो उसी वक्त जो उसकी गर्दन झुकी हुई थी उसने गर्दन अपनी ऊपर उठाई और अली जब बोला तो उसके गले के अंदर एक लड़की की आवाज थी। वो लड़की घर वालों को मुखातिब करके बोल रही थी, इसको कोई बीमारी नहीं है, तुम लोगों ने इसको जो सोयां चबोई हैं वो मुझे तकलीफ दे रही हैं सोयां, और कान खोल के सुन लो, इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं इसके साथ जुड़ चुकी हूं, अब मैं इसके साथ रहती हूं, अब ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। आज मैं तुम लोगों के सामने इसलिए आई हूं तुम्हें बताने के लिए कि मैं कब से इसके साथ रह रही हूं, लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। आइंदा ये काम ना करना वरना मैं इसको तकलीफ पहुंचाऊंगी। जब अली के अंदर ये हाजिरी हुई तो उसका बाप और चचा भी वहीं पे मौजूद थे और उन्होंने जब देखा तो उसका बाप इन चीज़ों को कतअन नहीं मानता था। अली का नंबर अपने भाइयों पे, जैसे मैंने पहले बताया, दूसरा नंबर था, दूसरे नंबर का भाई था, उससे छोटे 2 भाई और भी थे। तो बाप बड़ा गुस्से में आ गया और बोला, ये क्या ड्रामे कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती? ये लड़कियों की आवाज़ें निकाल के तू हमें डराने की कोशिश करेगा कि तेरे अंदर जिन्नात की हाजिरी है और तेरे अंदर कोई लड़की बोल रही है, तू लड़की की आवाज़ क्या निकाल रहा है? तू क्या समझ रहा है कि मैं इस बात को मान लूँगा? तेरा दिमाग ख़राब है। बाप इन चीज़ों को नहीं मानता था और चचा भी उसका साथ दे रहा था कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी पहले दिन से कह रहा हूँ ड्रामे कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ के ड्रामे कर रहा है, अब ये एक्टिंग कर रहा है, इसके अंदर जिन्नात की हाजिरी होगी है, ये है वो। उन्होंने काफ़ी उसको डांटा बाकायदा। लेकिन अली की तबीयत में कोई तब्दीली ना आई। रात को फिर से उसके वजूद को झटके लगते और फिर कभी कभी उस लड़की की उसके वजूद के अंदर
हाजिरी हो जाती। अब क्योंकि बाप और उसका भाई यानी उसका चचा और जो उसका अब्बा था वो इन बातों को मानते नहीं थे, लेकिन माँ का मानना यह था कि नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसको किसी पीर फकीर के पास, किसी दरगाह के पास, किसी दरबार पे लेके जाना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते चुप करो, तुम इसकी बड़ी हामी हो, ये ड्रामे करता है, तुम इसका साथ देती हो, कोई ये इसके अंदर लड़की वड़की नहीं है। लेकिन अली का छोटा भाई भी इस बात को मानता था, कुछ नहीं कर सकता था। माँ भी मजबूर थी अपने शौहर के आगे और शौहर के भाई के आगे खामोश रहती। अली की सेहत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। वो तो पहले ही हड्डियों का ढांचा था, अब और ज़्यादा हो रहा था। वो उसको फिर से डॉक्टर के पास ले गए और दूसरी डोज उन्होंने बीमारी की लगवा दी। जैसे ही वो उसको उस दिन वापस घर लेके आए तो उस दिन उसके अंदर ना सिर्फ हाज़िरी हुई बल्कि वो शदीद अंदर से गुस्से में थी। वो जो लड़की थी वो अपनी बिल्कुल एक पतली सी लड़की की आवाज़ में बोली, तुम लोगों ने जुल्म किया है फिर से मेरे ऊपर, वो सोया मुझे चबो के, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग चाहते हो मैं इसको मार दूँ, मैं इसको मार दूँगी, इसको अब दोबारा कभी भी इंजेक्शन मत लगवाना, मैं आखिरी दफ़ा वार्निंग दे रही हूँ वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसका अब्बा बड़े गुस्से में बोला, फिर से तूने ड्रामे शुरू कर दिए, फिर से तूने वो हरकतें शुरू कर दी, मैं निकालता हूं जिन, रुक दे रहे। उसके अब्बा ने उसे थप्पड़ मारे और चचा भी साथ दे रहे थे कि हाँ ठीक कर रहे हो। लेकिन उसके बाद अली के अंदर एक खामोशी छा गई। एक अजीब सी सूरत हाल थी। एक जिन्नी जो अली के अंदर बोल रही थी, बाप उसको ड्रामा कह के उसको बाकायदा मार रहा था, मां दूर बैठी परेशान थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। बेटे का खाना पीना बहुत ही कम रह गया था, वो पहले से हड्डियों का ढांचा बन गया था। और मेरी माँ जब कहानी सुनाते हुए यहाँ तक पहुँची तो बोली, मेरा काम काज इधर ज़्यादा थे, घर माँ बाप के घर आना जाना बहुत कम होता था, मेरी शादी हो चुकी थी और मुझे इन हालात का पता नहीं था। मुझे तो उस दिन खुशी हुई थी कि चलो भाभी वापस आ गई है, तलाक हो गई थी, आ गई, हम खुश हो गए थे। उसके बाद मैंने भी पता नहीं किया और इतना कुछ हो गया था। और जब मैं मिलने के लिए वहाँ पे घर पहुँची और भाई की हालत देखी तो मैं पहचान ही ना सकी। पहले तो मैं डर गई कि ये कौन बैठा है हमारे घर में, और जब मैंने भाई को गौर से देखा तो पता लगा ये तो मेरा भाई है, क्योंकि वो बैठ नहीं सकता था, लेटा रहता था। अब वो इतना हड्डियों का ढांचा था कि उसके लिए उठ के बैठना भी मुश्किल था। उसको कोई सहारा दे के उठाता तो उठता था वरना गिर जाता था। हाय ये मेरे भाई को क्या हो गया, मैंने देखा तो मेरे तो दिल को कुछ होना शुरू हो गया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो इतना हड्डियों का ढांचा था कि पहली दफ़ा मैं उसको पहचान ही नहीं सकी। मैं पर्दा सी करने लगी कि शायद घर में कोई और शख्स आया हुआ है। मुझसे ये भाई की हालत ना देखी गई। मैं अपने भाई को फौरी तौर पे कुछ दिन रही और लेके अपने घर आ गई। मैंने अपने घर आके उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी कि मैं अपने भाई की देखभाल करूंगी। और उन्हीं दिनों मेरा एक भाई आया, उसने आके मेरे शौहर को बताया कि इनके साथ, अली भाई के साथ जिन्नात का मसला है। मेरे शौहर बहुत नेक, बहुत अल्लाह वाले स्कूल टीचर थे, एक प्राइमरी स्कूल थे। जिस तरह शुरू में जिन्होंने कहानी भेजी है मुनीब ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बहुत कमाल किस्म की परवरिश की। और उनके घर में जब उनका साला आया हुआ था तो फौरी तौर पे वो एक मस्जिद के कारी साहब से मिले, उनसे सारी बात की और उनको कारी साहब के पास ले गए। जैसे कैसे कारी साहब के सामने उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया गया। इतनी तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो बोल सकें। कारी साहब ने पढ़ाई शुरू की। कारी साहब मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे, उसके ऊपर फूंके मारते जा रहे थे। और थोड़ी ही देर के बाद कारी साहब बोले, बोल कौन है तू। और उसी वक्त कारी साहब ने उसके ऊपर एक फूंक मारी। जैसे ही फूंक मारी तो उस अली के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, क्यों बुला रहा है तू मुझे। तो कारी साहब बोले, इसलिए कि इसकी हालत खराब हो चुकी है और तू जो भी है इसके अंदर बसेरा किए हुए है, इसको मौत के दिहाने पे ले आई है। मौत के दहाने पे ऐसा आके इसको खड़ा किया है कि ना ये जिंदों में है ना मुर्दों में है, ये लाश बन गया है। बोल
कौन है तू और क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है। उसी वक्त मामू के अंदर मौजूद वो जिन्नी, एक जोरदार उस जिन्नी ने चीख मारी।